हेलो प्यारे बच्चों, पीडब्ल्यू के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन फोर्स। लास्ट के सेशन में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा था, यानी एनएलएम पढ़ा था। एनएलएम में बहुत सारी चीजें हमने सीखी और समझी थी। हमने नॉर्मल फोर्स के बारे में जाना था कि नॉर्मल फोर्स है वो किधर लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है, किस मैग्नीट्यूड का होता है। हमने टेंशन फोर्स के बारे में बातचीत की थी लास्ट सेशन में। साथ ही साथ हमने स्प्रिंग से रिलेटेड भी हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। बहुत सारी चीजें हमने लास्ट सेशन में सीखी, समझी और जानी। ठीक है, लास्ट के कुछ सेशंस में। ठीक है, आज के सेशन में बेसिकली हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स। आज हम फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बातचीत करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? फ्रिक्शन फोर्स के बारे में हम बातचीत करेंगे। ठीक है, नंबर एक, हम क्या लास्ट सेशन में हमने क्या किया था? क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी एनएलएम पर। एनएलएम पर हमने लास्ट सेशन में कुछ क्वेश्चन किए थे। ठीक है ना। आज हम क्या करने वाले हैं वो देख लेते हैं सीधा। आज हम फ्रिक्शन फोर्स पर बात करेंगे और इस पर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स को बड़े ही डेप्थ में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज पहला लेक्चर है, इस पे तीन से चार लेक्चर और आएंगे जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है जो सोल्व करेंगे अपकमिंग सेशंस में। ठीक है, लेकिन आज हम सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स को जानेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स होता है क्या है। ठीक है, किस डायरेक्शन में लगता है, किस मैग्नीट्यूड का लगता है, इसके बारे में बेसिकली आज का हमारा जो चर्चा का विषय है आज यही रहने वाला है, फ्रिक्शन फोर्स। इसी को आज हम जानने वाले हैं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की हम बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि हम फोर्स को पढ़ रहे हैं। और मैंने कहा है कि जब भी आप फोर्स को पढ़ो तो दो बातें सबसे पहले होनी चाहिए। आप मैग्नीट्यूड बताएं कि किस मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, दूसरा आप डायरेक्शन बताएं कि किस डायरेक्शन में जो है वो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। यानी इन दो बातों के बारे में चर्चा करें और बातचीत को वहीं समाप्त करें। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स आप लोगों के सामने ये रहा। फ्रिक्शन फोर्स कहता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ए फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में है, और जहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वहां पर ये फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन, वो रिलेटिव दो सरफेसेस के बीच में जो रिलेटिव मोशन है उसका अपोज करता है। ठीक है, तो कॉइन यानी कॉन्टैक्ट की बात हो रही है। तो सबसे पहले एक बार दोबारा से करेंगे, यानी हम कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ रहे थे। हमने कॉन्टैक्ट फोर्स लास्ट में लिखा था और मैंने कहा था कॉन्टैक्ट फोर्स आप तीन प्रकार के पढ़ोगे। एक तो नॉर्मल फोर्स जो दो सरफेसेस में कॉन्टैक्ट होने की वजह से आता है। एक हमने टेंशन फोर्स की बात की थी। ठीक है, रस्सी के अंदर जो हमने चर्चा की थी वो भी हम पढ़ चुके हैं। दूसरा यानी लास्ट जो तीसरा है दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स, जो आज हमें पढ़ना है। फ्रिक्शन फोर्स, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी हमें कब देखने को मिलता है? कॉन्टैक्ट, दो सरफेसेस के बीच में कॉन्टैक्ट हो तब देखने को मिलता है। और दो सरफेसेस के बीच में कॉन्टैक्ट और एक दूसरे वो दोनों सरफेस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन आना चाहिए। यानी या तो रिलेटिव मोशन प्रेजेंट हो या फिर वो मूव करने की कोशिश कर रहे हो। अगर ऐसी कंडीशन है तभी हमें ये फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा। पहली कंडीशन क्या है कि दो ऑब्जेक्ट, कोई भी दो सरफेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होनी चाहिए। ठीक है, और जो दो सरफेसेस हैं जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, दो सरफेसेस के बीच में जो कांटेक्ट है उनके बीच में एक रिलेटिव मोशन होना चाहिए, तब हमें ये फ्रिक्शन फोर्स देखने को मिलता है। अब जो ये फ्रिक्शन फोर्स दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन और कांटेक्ट के होने की वजह से जो आ रहा है, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स है। फोर्स में दो बातें हुई। फोर्स में एक बात हुई मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड किस मैग्नीट्यूड का वो लगेगा। दूसरी बात हुई डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में वो लगेगा। यही आज का हमारी चर्चा का विषय है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो फोर्स लगता कहां है, ये बता क्या रहा है? ए फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दो सरफेसेस के बीच में, दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक अपर ऑब्जेक्ट एक लोअर ऑब्जेक्ट। इन दो के बीच में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पर ये फोर्स लगता है। और जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इनके बीच में, इन सरफेसेस के बीच में अगर रिलेटिव मोशन है तो ये फ्रिक्शन फोर्स हमें देखने को मिलता है। किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है? ये हमेशा अपोज करता है रिलेटिव मोशन का। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं फ्रिक्शन फोर्स की, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है हमारे पास? अगर हम पढ़ क्या रहे हैं? फ्रिक्शन फोर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? फ्रिक्शन फोर्स अपन पढ़ रहे हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स में दो बातें हुई। एक तो मैग्नीट्यूड, कितने मैग्नीट्यूड का लगेगा ये हम कैलकुलेट करते हैं भाई, न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल, ये वेरी करता है। दूसरा हम बात करते हैं डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो किस डायरेक्शन में लगेगा? ऑलवेज 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 अपोज, ऑलवेज ऑलवेज अपोज, always oppose the relative motions, always oppose the relative, always oppose the relative motion between
बिटवीन द टू सरफेसेस, ठीक है, ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस, दो सरफेसेस के बीच में जो रिलेटिव मोशंस है उसको वो हमेशा अपोज करता है, हमेशा इस तरीके से ये फोर्स लगता है। और किस मैग्नीट्यूड का लगता है? मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लगता है? मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास लगता है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो मैक्सिमम लगता है वो लगता है म्यू एस इंटू में एन। एन हमारे पास क्या है? नॉर्मल फोर्स। एन हमारे पास क्या है? नॉर्मल फोर्स। आपको भी क्लियरिटी दूंगा सारी चीजों की। एन हमारे पास क्या है? नॉर्मल फोर्स। एन हमारे पास क्या है मेरे प्यारे बच्चों? नॉर्मल। किसी भी ऑब्जेक्ट पर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इतना लगता है। म्यू एस क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। और यहां पर जो ये म्यू एस है इसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको? स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है भाई, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। एन क्या है? नॉर्मल फोर्स। तो किसी ऑब्जेक्ट पर मैक्सिमम फ्रिक्शन इतना लग सकता है, और हमेशा किस डायरेक्शन में लगता है? वो हमेशा ऑब्जेक्ट के दो सरफेसेस के बीच में जो रिलेटिव मोशन है उसको वो अपोज करता है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं डायरेक्शन को, ठीक है, डायरेक्शन को अपन समझने की कोशिश करेंगे भाई। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट ए है, या फिर इसका मास क्या मान लेते हैं हम? मास मान लेते हैं। इस पर लगा फोर्स एफ। अब डायरेक्शन को समझ रहे किस डायरेक्शन में लगता है? हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। दो सरफेसेस के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उनके बीच में जो रिलेटिव मोशन है उसको अपोज करेगा। वो नहीं चाहेगा कि दो सरफेसेस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन आए, ठीक है, वो नहीं चाहता है। तो इस तरीके से फोर्स लगता है। तो डायरेक्शन को ही हम जरा समझ लेते हैं कि डायरेक्शन में लगेगा, कैसे लगेगा। बहुत सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। दो सरफेसेस होगी, एक तो ये हो गया ग्राउंड, ये हमारे पास क्या हुआ? ग्राउंड, ठीक है, जिस पर रखा है। एक हमारे पास ये क्या हुआ? ब्लॉक, ठीक है, एक हमारे पास ये क्या हुआ? ब्लॉक, ठीक है भाई। एक ग्राउंड है, एक हमारे पास ब्लॉक है। तो ग्राउंड पर एक पॉइंट लो और एक ब्लॉक पर लो। तो ब्लॉक पर पॉइंट लिया ए, ग्राउंड पर हमने पॉइंट लिया बी। तो हमारे पास ग्राउंड और ब्लॉक पर पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट ये रहा ए और एक पॉइंट ये रहा बी। एक ब्लॉक पर है, एक ग्राउंड पे है, दो पॉइंट, ठीक है। ये ऐसे दो पॉइंट है जैसे जय और वीर, ये दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, एक पल नहीं रह सकते। सिंगल मिनट, सिंगल मिली सेकेंड। इतने गहरे मित्र हैं, इतने पक्के मित्र हैं कि ये एक दूसरे के बिना अपना जीवन सोच ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते, ठीक है भाई। तो ए और बी हमेशा साथ साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। अब मान लो ए को अपॉर्चुनिटी मिली अमेरिका जाने की, मान लेते हैं यूएसए जाना चाहता है, ठीक है, पढ़ने के लिए, फर्दर स्टडी के लिए, ठीक है। लेकिन बी इसके बिना क्या रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो क्या इसको जाने देगा? नहीं जाने देगा। जब बी ए जाने की बात करेगा तो बी क्या करेगा? रोने लग जाएगा, भाई साहब बिरज जाएगा, नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे जाएगा मेरे को छोड़ के? जा ही नहीं सकता। तो कैसे जाएगा? मेरा क्या हुआ? जाएंगे तो दोनों साथ चलेंगे, नहीं कोई नहीं जाएगा। तो भाई बी जाने देगा क्या? नहीं। अगर ए जाना चाहेगा तो बी उसको रोकेगा। तो रोकने के लिए फोर्स किधर लगेगा भाई? इस पर फोर्स किधर लग रहा है? इधर। तो ए किधर जाएगा? इधर। तो बी इसको रोकने के लिए ए को किधर फोर्स लगाएगा? किधर फोर्स लगाएगा? इधर फोर्स लगाएगा, ठीक है। बी ने ए पर लगाया। अब जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा पेयर में लगता है। तो बी ने ए पर लगाया, ए बी पर लगाएगा, तो बी पर भी लगा, यानी ग्राउंड पर भी फ्रिक्शन लगा। बी ने ए पर लगाया, फ्रिक्शन कितना लगाया? एफ। और ए ने बी पर लगाया, कितना लगाया? एफ। हमेशा साथ रहना चाहते हैं, तो यही देखना है। क्योंकि ए ऑब्जेक्ट आगे जाना चाहता है तो बी इसको जाने नहीं देगा, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगाएगा? अपोजिट, यानी रिलेटिव मोशन। देखो ये दो सरफेसेस थी, ये एक सरफेस ग्राउंड है, ये एक सरफेस ब्लॉक। इस पर फोर्स इधर लगाया तो रिलेटिव मोशन इन दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन देखने को मिल रहा है। इस वाली सरफेस में और नीचे वाली, ये दो सरफेसेस हमारे पास जो हैं इनमें रिलेटिव मोशन देखने को मिल रहा है। तो ये इस रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। तो ऊपर वाला जाना चाहेगा तो नीचे वाला उसको नहीं जाने देगा, और वो एक फोर्स लगाता है जिसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ये हमेशा दो सरफेसेस के बीच में जो रिलेटिव मोशन आ रहा है उसका अपोज करता है। और देखो फ्रिक्शन फोर्स जब अराइज होता है जब दो सरफेसेस में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो। तो यहां पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है क्या? इन सरफेसेस में बिल्कुल है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी ये दो सरफेसेस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है, और इन दोनों सरफेसेस के बीच में क्या है? रिलेटिव मोशन होने की कोशिश है। तो इसलिए क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। ये दो बातें याद रखना कि एक तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए दोनों के बीच में, दूसरा फ्रिक्शन फोर्स इस तरीके से लगता है कि वो इन दो सरफेसेस के बीच में जो रिलेटिव मोशन है उसका अपोज करना चाहता है। तो एक एग्जांपल ये हो, एग्जांपल के द्वारा इन चीजों को समझेंगे हमेशा, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं भाई। ये लो, ये सरफेस है, यहां पर हमारे पास एक और ब्लॉक है जिसका मास m1 है, इस पर एक और ब्लॉक है जिसका मास m2 है।
अब ध्यान से समझना, ये वाली सरफेस कैसी है, फ्रिक्शनलेस। यहां कोई यहां ये कैसी है, फ्रिक्शनलेस है भाई। कैसी सरफेस है, फ्रिक्शनलेस। मैंने फोर्स किधर लगाया, इस पर लगाया, यहां पर प्रेजेंट है म्यू, ठीक है, यहां पर क्या प्रेजेंट है, म्यू, यानी फ्रिक्शन प्रेजेंट है। अब मेरे को एक बात बताओ फिर से, अब मेरे को एक बात बताओ, अब इस पे आपको फ्रिक्शन फोर्स दिखाना है, किधर लगेगा किधर नहीं लगेगा। पहले डायरेक्शन सीख रहे भाई ध्यान से। ऊपर वाले यहां पर ए पॉइंट लिया और यहां पर बी लिया, ए और बी कैसे हैं, पक्के मित्र। इस M1 ब्लॉक पर फोर्स किधर लग रहा है, इधर। ये ब्लॉक किधर जाएगा, इधर, यानी बी पॉइंट किधर जाएगा, इधर। तो क्या ए बी को जाने देगा, नहीं, तो वो रोकेगा तो फ्रिक्शन किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। ए बी को रोकेगा और बी ए को रोकेगा, किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। ये दूर नहीं जाने देगा, क्योंकि हमेशा फ्रिक्शन फोर्स पेयर पे लगता है। तो M1 जो ऑब्जेक्ट है इधर जाना चाहता है और ये बी इसी पर लाई कर रहा है, तो बी ऑब्जेक्ट इधर जाना चाहता है, तो ए बी पर फोर्स लगाएगा इधर, फिर बी ए पर लगाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा पेयर में लगता है, ठीक है। ए ने बी पर लगाया, बी फिर ए पर लगाता है। अब देखो इन दोनों के बीच में ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, यहां पर कोई फ्रिक्शन है क्या, नहीं है। तो फ्रिक्शन नहीं है तो फोर्स नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है। तो फोर्स हमें यही देखने को मिलेगा, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। एक और एग्जांपल लो भाई, ये रहा, ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड है। यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है M1 और यहां पर एक और ब्लॉक है M2, तो दोनों जगह फ्रिक्शन प्रेजेंट है, यहां भी म्यू है और यहां भी म्यू है, ठीक है। मैंने फोर्स किस पर लगाया, मैंने फोर्स इस पर लगाया, ठीक है। अब बताओ फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो बी पॉइंट भी इधर ही जाएगा, तो ए इसको रोकेगा, तो ए इसको रोकेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगाएगा, इधर, नहीं जाने देना चाहता, ठीक है। ए ने बी पर लगाया, अब बी पॉइंट ए पर लगाएगा, किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। अब इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, तो ये भी गहरे मित्र है सी और डी, तो सी पॉइंट आगे जा रहा है तो डी इसको जाने नहीं देगा, तो फ्रिक्शन किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। अब सी डी पर लगाएगा, किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा पेयर में लगता है। किस में लगता है, हमेशा पेयर में लगता है। तो वो हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। क्या करता है, रिलेटिव मोशन का हमेशा अपोज करता है। दूसरा एक और देखो जरा, जैसे एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, एग्जांपल, ये ऐसे एग्जांपल करवाऊंगा अभी डाटा के साथ, ठीक है। ये मान लो एक ऑब्जेक्ट है M1, इस पर एक और ऑब्जेक्ट है M2, ठीक है। इधर फोर्स लगा F, ठीक है। यहां पर क्या प्रेजेंट है, म्यू, यहां पर भी क्या प्रेजेंट है, म्यू। मेरे को बताओ क्या होगा भाई, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, तो क्या ए पॉइंट आगे जाना चाहता है, बी इसको रोकेगा, तो फ्रिक्शन किधर लगाएगा, इधर। फिर ए बी पर लगाएगा, किधर लगाएगा, इधर। अब बी पॉइंट किधर जाना चाहता है, आगे, आगे, तो यहां पर भी क्या है, फ्रिक्शन है, तो भाई सी डी पर लगाएगा, किधर लगाएगा, एफ डैश, और हमारे पास डी ने सी पर लगाया, सी डी पर लगाएगा, किधर लगाएगा, एफ डैश। समझ में आई बात है ना, ये हमारे पास इस तरीके से लगेगा। बाकी इन पर बहुत सारे क्वेश्चन अपन करेंगे भी, बाकी इन पर बहुत सारे क्वेश्चन अपन करेंगे भी, उन पर अपन चर्चा भी करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। क्लियर है क्या, है ना। इस पर अपन भाई मैग्नीट्यूड लेंगे, इनका मासेस लेंगे, कभी ये साथ साथ चलेंगे, कभी ये डिफरेंट चलेंगे, सारे न्यूमेरिकल इन पर अपन देखेंगे, वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल अपन इन पर देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्रिक्शन है, यानी फ्रिक्शन फोर्स की हम बात कर रहे हैं, तो डायरेक्शन सर समझ में आ रही है। मैग्नीट्यूड बताओ, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है वो ये लग सकता है, दैट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो फोर्स है ना, वो हमारे पास मैक्सिमम से कम और मैक्सिमम से ज्यादा हो सकता है भाई। मैक्सिमम के बराबर लग सकता है या फिर मैक्सिमम से कम। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फ्रिक्शन फोर्स है ये ऐसे लग सकता है। अब इस पर थोड़ा सा और जानेंगे, एग्जाम्पल के द्वारा थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे, फिर इस पर हम करेंगे न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के द्वारा हमें चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। चलो भाई एग्जाम्पल करते हैं। दिवाली के दिन चल रहे हैं, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये रहा भाई ऑब्जेक्ट। मास कितना है, 50 किलोग्राम मास है। अलमारी है ये क्या है, अलमारी है, ठीक है। यहां पर आप साफ करने वाले हो, एक्सटर्नल फोर्स है। यहां पर हमें म्यू की वैल्यू दे रखी है, एक होता है म्यू एस और एक होता है म्यू के। म्यू एस हमारे पास 0.5 लिया और म्यू के हमारे पास 0.4 लिया, ठीक है। म्यू के स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, म्यू के काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इसको बोल देते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस म्यू के। म्यू एस की वैल्यू हमेशा म्यू के से बड़ी होती है। म्यू एस ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के, ऑलवेज, हमेशा बड़ी मिलेगी, है ना। कई बार न्यूमेरिकल में इक्वल दे दी जाती, वो एक अलग बात है, लेकिन हमेशा ये म्यू एस की वैल्यू हमेशा म्यू के से बड़ी होती है, ठीक है। वो न्यूमेरिकल में दे देते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन हमेशा म्यू एस की वैल्यू म्यू के से हमेशा बड़ी होती है, ऑलवेज लार्ज, ठीक है।
अब हम बात करते हैं, ठीक है भाई, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है इस पर, अपन मैक्सिमम फ्रिक्शन की बात करें तो मेरे को सबसे पहले मैक्सिमम फ्रिक्शन बताओ कितना लगेगा इस पर। मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एस इंटू में एन, ठीक है। धरती माता कितना फोर्स लगा रही है 50 जी, सरफेस पर क्या लग रहा है ऊपर नॉर्मल, एन किसके बराबर आ गया 50 जी के बराबर आ गया भाई, ठीक है। हवा में उड़ नहीं सकते, नीचे जा नहीं सकते, तो इसका मतलब ये आ गया। तो हमारे पास सीधी सीधी सी बात है, ये तो बात समझ में आ गया। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, एन की वैल्यू कितनी आ गई 50 जी, और जी को अपन 10 लेंगे, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया हमारे पास 5/10 इंटू में 50 इंटू में 10, ये आ गया 10 से 10 कट गया हमारे पास, 10 से 10 कट गया, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना है हमारे पास 250 न्यूटन, इतना मैक्सिमम, यानी सरफेस जो है इस ऑब्जेक्ट पर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इतना लगा सकती है। अब लो भाई, अब जरा देखते हैं, दिवाली के समय चल रहे हैं, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा इस पर भाई। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में है, बिल्कुल है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, कॉन्टैक्ट में बिल्कुल है। क्या ए पॉइंट जाना चाह रहा है, नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं है, फोर्स क्या है 0, तो कोई मोशन नहीं है, तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा भाई, तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगा 0, कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, तो एक्सेलरेशन क्या होगा ऑब्जेक्ट में 0, किसी प्रकार का मोशन ही नहीं आएगा। अब लोग एक्सटर्नल फोर्स कितना कर दिया 1 न्यूटन, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा भाई, भाई 1 न्यूटन, यानी इस बार मैंने यहां पर जो फोर्स लगाया, इस बार फोर्स कितना लगाया मैंने, लगाया 1 न्यूटन, तो ये आगे चलेगा, ए पॉइंट आगे जाएगा, तो बी इस पर क्या लगाएगा फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, तो बी क्या लगाएगा फ्रिक्शन फोर्स एफ लगाएगा कि नहीं लगाएगा, कितने मैग्नीट्यूड का लगाएगा, मैक्सिमम कितना है 250 न्यूटन, क्या ये 250 न्यूटन लगाएगा क्या भाई। अज्यूम करो मेरे साथ, सामने एक अलमारी है, मैं अलमारी को हल्का सा टच कर रहा हूं, तो क्या अलमारी चल पड़ी मेरी तरफ भाई, मैंने तो 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, और मैक्सिमम कितना लग रहा है 250 न्यूटन, क्या इस पे 250 न्यूटन का फोर्स लगेगा, यानी टच करते ही आ जाएगी मेरी तरफ, टच करते ही आ जाएगी, क्या ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना, नहीं चलती ना, टच करते ही नहीं चलती ना अलमारी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो वही है, हल्का सा टच किया तो वो तो वही की वही है, तो मतलब जितना एक्सटर्नल है उतना ही क्या लगेगा हमारे पास, उतना ही क्या लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स भी कितना लगेगा 1 न्यूटन, 1 न्यूटन। अब हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा 1 न्यूटन, एक्सेलरेशन क्या है 0, मैक्सिमम इतना लग सकता है, फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना लग सकता है, रेंज क्या हो सकती है फ्रिक्शन फोर्स की भाई, 0 से लेके हमारे पास जो फ्रिक्शन फोर्स है वो मैक्सिमम इस बीच में लग सकता है भाई, इस रेंज का। वो एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो फ्रिक्शन भी 0 होगा, अगर इसमें लाई कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इस रेंज के बीच में लग सकता है, मैक्सिमम रेंज ये है फ्रिक्शन फोर्स के किसी ऑब्जेक्ट पर। अगर एक्सटर्नल फोर्स 1 न्यूटन है तो फ्रिक्शन फोर्स भी 1 न्यूटन लगेगा, क्योंकि रेस्ट पर है ना, क्योंकि इसको मूव कराने के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स है इससे ज्यादा होना चाहिए, तभी तो मूव करेगा, इसको यहां से चलाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स अगर 250 न्यूटन से बड़ा होगा तभी तो ये मूव करेगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स 250 न्यूटन से कम है तो ये तो रेस्ट पर ही रहेगा, रेस्ट पर रहेगा, तो इसका मतलब जितना एक्सटर्नल होगा उतना ही फ्रिक्शन होगा। अरे उम्मीद कर रहा हूं आपको ये बातें समझ आ रही है, थोड़ा और बढ़ते आगे बढ़ते, चलो भाई, मैंने अब एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा दिया 100 न्यूटन का, तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना लगेगा 100 न्यूटन का, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होगा 0, अब मैंने एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा दिया, मैंने एक्सटर्नल फोर्स कर दिया 200 न्यूटन का, ठीक है। अभी भी फ्रिक्शन फोर्स कितना है 200 न्यूटन का, मैं ज्यादा फोर्स लगा रहा हूं, एक्सेलरेशन क्या है 0, मैं बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा हूं, अलमारी चली क्या, नहीं चली, अभी भी वही है, तो जितना मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं उतना ही सरफेस क्या लगा रही है फ्रिक्शन, तो एक्सेलरेशन क्या है 0, तो फिर मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया भाई 299.9 न्यूटन का, तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना लगेगा 249.9 न्यूटन का, एक्सेलरेशन अभी भी क्या होगा 0। अब मैंने एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा दिया भाई, मैंने लगा दिया 250 न्यूटन, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा मैक्सिमम, अब मैं मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा हूं, यानी मैं एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा रहा हूं 250 न्यूटन का, तो सरफेस यानी ये बी पॉइंट ए पर कितना फोर्स लगाएगी, मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। क्या ये अभी भी चलेगी, नहीं, अभी भी ये नहीं चलेगी, लेकिन अब ये चलने की कंडीशन में आ गई, अब 250 से हल्का सा ज्यादा बढ़ा दूंगा तो ये चल देगी, 250 से हल्का सा ज्यादा बढ़ा दूंगा तो ये चल देगी, अभी भी कितना लग रहा है 250 बराबर है, जितना फ्रिक्शन है उतना ही एक्सटर्नल है, तो भाई हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगी इसके अंदर 0 होगी, लेकिन इस बार मैंने एक्सटर्नल फोर्स थोड़ा सा बढ़ा दिया, यानी ये इतना कर दिया, अब फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, अब फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा,
अब मैक्सिमम यानी जब कभी भी एक्सटर्नल फोर्स आपका ग्रेटर देन हो मैक्सिमम फ्रिक्शन से, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, मोशन, वो चलेगा ही चलेगा। और जब भी ऑब्जेक्ट में मोशन आ जाए तो उस वक्त जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक। कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक। और काइनेटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, म्यू के इंटू एन, इसके बराबर होता है। यानी अब ये चल पड़ा क्योंकि मैक्सिमम से ज्यादा है एक्सटर्नल। तो अभी तक यहां से लेके यहां तक क्या था, यहां से लेके यहां तक क्या था कि जो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स था, जो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स था, जो हम इस एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या था भाई, मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम था या उससे के बराबर था। तब तक तो ये रेस्ट पर है। एक्सटर्नल फोर्स अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है या उसके बराबर है तब तक ये किस पर रहा, रेस्ट पर रहा, कोई मोशन देखने को नहीं मिला। जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा हो तो इसमें मोशन आए, और जैसे ही मोशन आएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब यहां पर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक। और इससे पहले जो फ्रिक्शन लग रहा था वो स्टैटिक फ्रिक्शन था। ठीक है, तो अब कौन सा लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे पास क्या होता है, म्यू के एन के बराबर होता है। तो ये लो एफ के इज इक्वल टू म्यू के एन। तो म्यू के यानी 4/10 इंटू में हमारे पास आ गया 50 इंटू में 10, ये आ गया। तो एफ के की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 200, यानी इतना फ्रिक्शन फोर्स। अब ये चल पड़ा तो अब जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो 200 न्यूटन लग रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा भाई साहब, फ्रिक्शन अब कितना लग रहा है, अब फ्रिक्शन कितना लग रहा है, ध्यान से देखो भाई। अब फ्रिक्शन कितना लग रहा है, मैंने एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा दिया, 250.01 न्यूटन। तो फ्रिक्शन कौन सा लगने लगा, काइनेटिक, क्योंकि मोशन आ गया। जैसे मोशन आएगा, दो सरफेसेस के बीच में जब भी मोशन होगा, रिलेटिव मोशन प्रेजेंट है यानी चल पड़ा है ऑब्जेक्ट। अगर चल पड़ा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा, 200 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सटर्नल माइनस दिस। तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सेलरेशन की अपन बात कर लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एफ एक्सटर्नल माइनस एफ के डिवाइडेड बाय एम। तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 250.1 माइनस 200 डिवाइड बाय 80, जो भी आएगा इतने मीटर पर सेकंड से ये चल पड़ा, एक्सेलरेशन आ गया। अब कुछ भी हो भाई, अब एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा दिया, कितना कर दिया, 300 न्यूटन कर दिया। तो फ्रिक्शन फोर्स अभी भी कौन सा लगेगा, काइनेटिक, क्योंकि चल पड़ा है, चल पड़ा है। तो हमारे पास ये लगेगा। तो इसके अंदर एक्सेलरेशन कितना आएगा, 100/80, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। यानी कि मोशन हमें कब देखने को मिलेगा, यानी ऑब्जेक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, कब चलेगा, ये कब देखने को मिलेगा, जरूरी बात। अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है उससे कम है या उसके बराबर है, तब तक ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पर रहेगा। तब तक ऑब्जेक्ट हमारा किस पर रहेगा, रेस्ट पर रहेगा, यानी चलेगा नहीं। और रेस्ट पर है तो कौन सा लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी जब तक ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पर रहेगा, रेस्ट पर है तो इसका मतलब जितना एक्सटर्नल होगा उतना ही फ्रिक्शन होगा। इसका मतलब ये हुआ, रेस्ट पर है तो जितना एक्सटर्नल उतना ही फ्रिक्शन। अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स मैक्सिमम फोर्स से बड़ा है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये चलेगा, यानी क्या आएगा, मोशन होगा। अगर मोशन प्रेजेंट है तो इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा हमारे पास, काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, काइनेटिक्स, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उस पर। यानी काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब एफ के किसके बराबर, हमारे पास म्यू के एन के बराबर, इतना लगेगा। ठीक है, ये हम यहां से बता सकते हैं कि चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है, क्लियर है क्या। अब देखो देखो हमारे पास एक्सटर्नल जीरो तो फ्रिक्शन भी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। एक्सटर्नल 1 फ्रिक्शन 1, एक्सटर्नल 100 फ्रिक्शन 100, एक्सटर्नल 200 फ्रिक्शन 200, एक्सटर्नल 249.9 फ्रिक्शन भी 249.9। कब तक रहेगा, जब तक एक्सटर्नल फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर हो या उससे कम हो, यानी तब तक वो रेस्ट पर रहेगा। इसका मतलब ये है, और जितना एक्सटर्नल होगा उतना ही फ्रिक्शन होगा। तो देखो यहां तक ही ये मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है। अब जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास जो है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से बड़ा हुआ तो इसके अंदर रिलेटिव मोशन आएगा ही आएगा। क्या आएगा इसमें, रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। क्या लगेगा, काइनेटिक। तो हमारे पास एक्सेलरेशन ही आया। अब देखो एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास मैक्सिमम फ्रिक्शन से बड़ा है तो रिलेटिव मोशन है यानी काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, एक्सेलरेशन आ गया। तो हमारे पास ये बन गया। ठीक है, क्लियर है।
क्लियर है? तो मोशन कब आता है? एक्सटर्नल फोर्स अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से बड़ा है तो उसमें मोशन है, मोशन है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक कौन सा लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, यानी एफ के इज इक्वल टू म्यू के एन। अगर एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है या उसके बराबर है, जब तक वो रेस्ट पर रहेगा और स्टैटिक फ्रिक्शन हमारे पास लगेगा। ठीक है, यानी जितना एक्सटर्नल है उतना ही हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स है, क्योंकि चलेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं तो हमारे पास इसका मतलब जितना एक्सटर्नल फोर्स होगा उतना ही फ्रिक्शन फोर्स होगा। ठीक है ना? आपने कई बार सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा कि जो फ्रिक्शन फोर्स है उनको 3 प्रकार से डिवाइड कर देते हैं। अभी यहां ये समझ में भी आ जाएगा। एक आपने पढ़ा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, एक आपने पढ़ा होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। एक आपने पढ़ा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन कब है? जब मोशन है, जब भी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन होगा तब हमें काइनेटिक फ्रिक्शन देखने को मिलेगा, यानी दो सरफेसेस के बीच में मोशन आ चुका है, यानी ऑब्जेक्ट चल पड़ा है। यह पॉसिबल तभी बनेगा कि एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास क्या हो? ग्रेटर देन हो मैक्सिमम फ्रिक्शन से। जब भी ये कंडीशन है तो इसका मतलब मोशन है, मोशन है तो इसका मतलब वो चलेगा, चलेगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या है हमारे पास? कि जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगा है उसी को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं भाई, दैट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या? स्टैटिक लिमिटिंग एक ही चीज है वैसे भाई, एक ही चीज है, ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है। लिमिटिंग का मतलब एड एड अब मतलब उस पल पहुंच चुके हैं कि यहां से एक्सटर्नल फोर्स हल्का सा ज्यादा कर देंगे तो मोशन आ जाएगा, उस स्टेज पे आ चुके हैं हम। मैं अलमारी को फोर्स कंटिन्यू लगाता जा रहा हूं, लगाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं, अब ऐसी स्टेज पे पहुंच गया कि हल्का सा फोर्स बढ़ाए तो ये चल पड़ेगा। तो वही उस वक्त जब हल्का सा और फोर्स बढ़ा देंगे तो चल जाएगा, वो जो स्टेज होगी उस वक्त जो फोर्स लग रहा है उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। ये एक है ही एक ही चीज हमारे पास। ठीक है, एक ही चीज है भाई। फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा हमारे पास? म्यू एस इंटू में एन, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल रहा तो भाई एक्सटर्नल जीरो था तो फ्रिक्शन भी जीरो था। ठीक है, एक्सटर्नल बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब ये मैक्सिमम पर आ गया, ये लिमिटिंग है। ये जो फ्रिक्शन कहलाएगा ना, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। अब इससे ज्यादा ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये जो कंडीशन बनी दैट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ये हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। अब इससे ज्यादा हल्का सा फोर्स बढ़ा दूं, 250 न्यूटन से हल्का सा भी फोर्स बढ़ा दूंगा तो चलेगा ही चलेगा। तो ये चल पड़ा, जैसे ही चल पड़ा उस वक्त जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक्स। तो ये जो केस बन गए हमारे पास, ये वाला, ये वाला, ये हमारे पास कैसे है? काइनेटिक फ्रिक्शन के। कैसे है? काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, क्योंकि चल पड़े हैं अभी। जब भी चल पड़ेगा तो काइनेटिक लगेगा, जब तक वो रुका हुआ है, रेस्ट पर है, तो तब तक वो स्टैटिक लगेगा। ठीक है, कंडीशन क्या है चलने की? एक्सटर्नल फोर्स अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से बड़ा है तो चलेगा ही चलेगा और वहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है या उससे कम है तो वो रेस्ट पर रहेगा। तो रेस्ट पर रहेगा तो जितना एक्सटर्नल होगा उतना ही फ्रिक्शन फोर्स होगा। ठीक है, चलो भाई, उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। तो यहां से एक ग्राफ और बनाते हैं, आपने कई बार देखा होगा, वो ग्राफ भी देख लो भाई। ठीक है, एक तरफ हम ले लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स, इधर हमने क्या लिया? फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, और इधर हमने फ्रिक्शन फोर्स लिया और इधर हमारे पास है अप्लाइड, जो हम लगा रहे हैं, यानी एक्सटर्नल फोर्स, अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो देखो जरा, अगर एक्सटर्नल फोर्स, अप्लाइड फोर्स, ये एक्सटर्नल अप्लाइड बात एक ही है। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो फ्रिक्शन भी जीरो है, एक्सटर्नल 1 है तो फ्रिक्शन भी 1 है, एक्सटर्नल 100 है तो फ्रिक्शन भी 100 है, तो बढ़ता जा रहा है, यानी स्ट्रेट लाइन कर्व है। कैसा है? स्ट्रेट लाइन, बराबर बराबर। ठीक है, एक बार क्या होता है फिर, अगर एक्सटर्नल हमारे पास 250 है तो फ्रिक्शन भी हमारे पास क्या है? 250। एक्सटर्नल 250 तो फ्रिक्शन भी हमारे पास क्या है? 250। मैक्सिमम पर पहुंचा तो वो जो लिमिट कहलाएगी ये मैक्सिमम है। ये हमारे पास जो वैल्यू कहलाई ये कहलाई मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम फ्रिक्शन, और ये मैक्सिमम किसके बराबर होता है? म्यू एस इंटू में एन के बराबर। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? जैसे ही अब एक्सटर्नल बढ़ाऊंगा तो भाई साहब घट जाएगा, जैसे ही घट गया। अब क्या लग रहा है? एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के इंटू में एन, क्या लगने लग गया? काइनेटिक फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन कांस्टेंट लगता रहेगा, काइनेटिक लगता रहेगा, क्योंकि मोशन स्टार्ट हो गया।
तो ये हमारे पास रिलेशन है। अच्छा ये एंगल कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। क्यों आएगा भाई, क्योंकि एक्सटर्नल और अप्लाइड बराबर है, स्ट्रेट लाइन कर्व है, अब बराबर है, तो 45 डिग्री पर हमें ये मिलता है। ठीक है भाई, चलो ये हमें समझ में आ गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट ही करते हैं, तो हम एग्जाम्पल के द्वारा इसको करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों के सामने ये रहा एग्जाम्पल, ये रहा आप लोगों के सामने एग्जाम्पल भाई, पहला एग्जाम्पल। ठीक है, इस पर देखो क्वेश्चन ही करने वाले हैं, बेसिकली कई सारे क्वेश्चन करेंगे। पहला एग्जाम्पल ये रहा, ये सरफेस है, यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास हम कितना ले लेते हैं भाई, कितना ले ले, 20 किलोग्राम है। ठीक है, कितना मास है, 20 किलोग्राम। अच्छा जी, हमारे पास म्यू की वैल्यू है 0.5, म्यू के की वैल्यू है 0.2, 0.5 एंड 0.2। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स है हमारे पास ये रहा। ठीक है भाई, एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा है, 20 न्यूटन। ठीक है, फाइंड आउट, आपको निकालना क्या है, फाइंड आउट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बताओ भाई, 20 किलोग्राम का एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, पहला। दूसरा, आपको फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बतानी कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लगाओ। ठीक है, चलो लिख ही देता हूं, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। यहां पर फ्रिक्शन लगेगा तो कितना लगेगा वो बताना है। दूसरा, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ 20 किलोग्राम ब्लॉक, 20 किलोग्राम जो ब्लॉक है उसकी आपको एक्सेलरेशन बतानी है। ये लो भाई सॉल्यूशन देखो भाई, एबीडी बनाओ, सबसे पहले एबीडी का ही काम करना है। ठीक है, तो 20 कितना लगेगा यहाँ पर, 20 धरती माता कितना फोर्स लगाएगी, 20 जी। ऊपर कितना लगेगा, सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, क्या लगेगा, नॉर्मल। ठीक है, तो ना ऊपर उठ सकता ना नीचे जा रहा, ना ऊपर जा रहा ना नीचे, तो एन किसके बराबर आ गया, 20 जी के बराबर आ गया। एन की वैल्यू कितनी आ गई, 200 न्यूटन, ये आ गया नॉर्मल फोर्स। ठीक है, अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट पर मैक्सिमम फ्रिक्शन देखो कितना लगेगा। पहला काम यही है, मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालने का पहला स्टेप। जब भी फ्रिक्शन फोर्स किया तो मैक्सिमम फ्रिक्शन देखो जरा, मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होता है भाई, म्यू एस इंटू में एन। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, यहां से हमारे पास म्यू एस की वैल्यू है 5/10, एन कितना है हमारे पास 200, ये आ गया 10 से 10 कट गया, 5 दूनी 10, 100 आ गया। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना है भाई, 100 न्यूटन। कितना है हमारे पास, 100 न्यूटन। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है, 100 न्यूटन। और अप्लाइड कितना है, एक्सटर्नल कितना है, 20 न्यूटन। तो क्या ये चलेगा, नहीं चलेगा। अरे भाई, एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास क्या है, लेस देन इक्वल टू। जब तक ये है तब तक ऑब्जेक्ट किस पर रहेगा, रेस्ट पर रहेगा। रेस्ट पर है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, 0। ठीक है, इसका मतलब यही हो गया, जितना एक्सटर्नल होगा उतना ही फ्रिक्शन होगा। तो यानी ये इधर जाना चाहता था ए पॉइंट, तो सरफेस इस पर फोर्स लगा रही है। तो सरफेस इस पर जब फोर्स लगा रही है तो हमारे पास सरफेस जब इस पर फोर्स लगा रही है तो इधर लगा रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना लगाएगी, 20 न्यूटन। क्योंकि जितना अप्लाइड होगा उतना ही तो फ्रिक्शन होगा, तभी तो रेस्ट पर रहेगा। क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन से बड़ा होगा तभी चलेगा, उससे पहले नहीं चलने वाला। तो क्या चलेगा, नहीं चलेगा। तो नहीं चलेगा तो फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, ये चलने वाला ही नहीं है। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, 20 न्यूटन। अरे भाई ये लो, इधर इधर लगा है, कितना लगा है हमारे पास, 20 लगा है एक्सटर्नल। ठीक है, है किस पर, रेस्ट पर, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। तो एफ एक्सटर्नल किसके बराबर होना चाहिए, फ्रिक्शन के बराबर। तो फ्रिक्शन भी कितना है, 20 न्यूटन। यही तो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि रेस्ट पर है ये 20 किलोग्राम रेस्ट पर है भाई, रेस्ट पर रहेगा। क्या ये समझ आया। चलो भाई अगला एग्जाम्पल। ठीक है भाई, देखो कई बार मैं ना बोर्ड पर लिखते वक्त कई बार मिस्टेक्स कर देता हूँ। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में होता है, पता भी नहीं चलता मुझे। ठीक है, कई बार हो जाती है मुझसे, कैलकुलेशन में एरर हो जाती है, या कोई इक्वेशन ऐड सब्ट्रैक्ट करने में एरर कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डेड चल रहा होता है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो उसमें थोड़ा सा देख लिया करो, कैलकुलेशन में कई बार कुछ एरर हो जाए तो समझ जाया करो। क्योंकि भाई क्लास होती है तो बच्चे बता देते हैं, इन्फॉर्म कर देते हैं। यहाँ क्लास चल रही है रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो मैं करवाता चले जाता हूँ। ठीक है, और कई बार कोई एरर, कैलकुलेशन में कोई एरर, कोई चीज रह जाती है तो वो देख लिया करो, आप समझ जाया करो कि भाई हो जाता है कई बार। ठीक है, बोर्ड पर।
है ना। चलो सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, ठीक है, ये रहा हमारे पास। देखो भाई मास कितना है 20 किलोग्राम, इस पर फोर्स कितना लगाया, फोर्स लगाया 150 न्यूटन का, एक्सटर्नल फोर्स है। कौन सा है, एक्सटर्नल फोर्स। बताओ ये चलेगा कि नहीं चलेगा। फिर से भाई म्यू की वैल्यू है हमारे पास 0.4 और म्यू एस है हमारे पास 0.5। तो फिर से भाई फाइंड आउट वैल्यू, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आपको बतानी है फर्स्ट। सेकंड फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स की आपको एक्सेलरेशन बतानी है। तो ये दो चीजें आपको करनी है, ठीक है भाई। सॉल्यूशन देखो, क्या देखो, सॉल्यूशन, शाबाश, सॉल्यूशन देखो भाई, है ना। तो भाई सबसे पहला काम क्या है, मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालो। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एस इंटू में एन, ठीक है। तो भाई एन की वैल्यू क्या आएगी, इधर क्या है नॉर्मल, इधर क्या है 20 g, ठीक है। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 20 g, क्योंकि हवा में उड़ नहीं सकता। उम्मीद करता हूं ये आपको बातें समझ में आ रही है। नॉर्मल फोर्स कितना होगा 20 g के बराबर होगा। अरे ये हवा में उड़ सकता है क्या, ये हवा में उड़ सकता है क्या, 20 किलोग्राम है भाई। धरती माता कितना लगा रही है 20 g लगा रही है, इधर कितना लग रहा है नॉर्मल, तो हवा में उड़ सकता है नहीं, तो जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 20 g आ गई, ठीक है। मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालो, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आया यहाँ से हमारे पास, म्यू एस की वैल्यू क्या है 5/10 गुना में 220 इंटू में 10, ये कट गया। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आ गया हमारे पास, मैक्सिमम फ्रिक्शन आया 100 न्यूटन। अब देखो अप्लाइड फोर्स जो है, एक्सटर्नल फोर्स है, क्या मैक्सिमम से बड़ा है, बिल्कुल है। हमारे पास जो एक्सटर्नल फोर्स है वो ग्रेटर देन है एफ मैक्सिमम। तो इसका मतलब क्या है, मोशन है। मोशन है तो क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्या लगेगा एफ के, यानी चलेगा ही चलेगा, चल रहा है तो काइनेटिक लगेगा। तो ये लो भाई हमारे पास ये आ गया, ये ऑब्जेक्ट था हमारे पास 20 किलोग्राम का, ठीक है। इस पर एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा, कितना लगा हमारे पास 150 न्यूटन का। तो इस पर लगेगा क्या, एफ के लगेगा। तो क्या एफ के की वैल्यू निकाल सकता हूं, बिल्कुल मैं कैलकुलेट कर सकता हूं भाई। तो यहां से एफ के की वैल्यू क्या होगी, म्यू के इंटू में एन, म्यू के की वैल्यू 4/10 गुना में एन कितना आ गया 20 गुना में 10, ये कट गया हमारे पास। एफ के की वैल्यू आ गई 80 न्यूटन, कितनी आई 80, क्या लगेगा 80 न्यूटन लगेगा, ठीक है। कितने एक्सेलरेशन जाएगा नहीं पता ए से, तो क्या लिखूंगा 150 माइनस 80 इज इक्वल टू 20 इंटू में ए। अरे भाई एक्सटर्नल फोर्स माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू में एक्सेलरेशन। एक्सटर्नल फोर्स कितना है 150, ये कितना है 80, ये कितना है 20 इंटू में ए। तो हमारे पास कितना आ गया 50 20 70, ठीक है। 20 इंटू में ए, ये कट गया, ए की वैल्यू आ गई 7/2, ठीक है 3.5। इतने एक्सेलरेशन से चलेगा और इतना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इतने एक्सेलरेशन से चलेगा और इतना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। क्लियर है क्या, क्लियर है गुरुदेव, आगे बढ़ो भाई। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के लिए ये ना, ठीक है भाई, ये रहा, ये है हमारे पास, ये है हमारे पास थीटा एंगल, ये दो है ऑब्जेक्ट, ठीक है M1, ठीक है। और इसके पास ही एक और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है M2, अलग अलग ऑब्जेक्ट है। तो ये यहां पर है म्यू की वैल्यू 1, यहां पर है म्यू की वैल्यू 2, है ना। ये है फाइंड आउट, फाइंड आउट नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, फाइंड आउट नॉर्मल फोर्स बिटवीन M1 एंड M2 मास ब्लॉक, M1 एंड M2 मास ब्लॉक, इनके बीच में जो नॉर्मल फोर्स है उसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। सॉल्यूशन करो जरा, ठीक है। इसका रिजल्ट आएगा, उसको एनालिसिस करेंगे, फिर आपको बहुत प्यारी बात यहां से समझाऊंगा, ठीक है। बहुत अच्छा रिजल्ट इसका, जब भी कोई क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं रिजल्ट आते हैं तो उसको भी एनालिसिस
क्या करो, है ना। यहाँ से और भी चीजें हैं, और भी कॉन्सेप्ट हैं जो जो आपके क्लियर होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन से। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी देते हैं, है ना, आपके सोचने समझने की जो दायरा है उसको इंक्रीज करते हैं। जब हम इसके सॉल्यूशन को एनालिसिस करते हैं, जब वो रिजल्ट निकल कर आते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कोई प्रॉब्लम सोल्व करिए तो उसको एक बार एनालिसिस करो, मन में देखो कि हमने ये निकाला है तो हम और क्या क्या निकाल सकते हैं इस सॉल्यूशन का, और क्या मतलब है। क्या हम यहाँ पर लीनियर मोमेंटम की बात करें, क्या एक्स एक्सिस के लोंग मोमेंटम की बात करें, क्या वाई एक्सिस के लोंग मोमेंटम की बात करें, क्या हम एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के लोंग लिख सकते हैं, वाई एक्सिस के लोंग लिख सकते हैं, जो भी अदर पैरामीटर्स हैं क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या। ठीक है, एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। जैसे इस एग्जांपल का जब एनालिसिस करेंगे तो आप खुद कहेंगे कि हाँ सर यहाँ से मतलब इंपॉर्टेंट जो थिंग्स थी वो बाहर आई है। ठीक है ना। चलो पहले अपन इसको सोल्व करते हैं। तो इन दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्सेज अपन निकालते हैं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, धरती माता कितना फोर्स लगाएगी, m1g। सरफेस के साथ ये कांटेक्ट में है तो नॉर्मल लगेगा n1। क्लियर है। धरती माता कितना फोर्स लगाएगी, m2g। सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, क्या लगेगा, n2। ठीक है। अब m1 m2 पर क्या लगाएगा, नॉर्मल, क्योंकि कंप्रेस करना चाहेगा। तो m1 m2 पर किधर लगाएगा, नॉर्मल इधर। m2 m1 पर नॉर्मल किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, क्योंकि ये भी कांटेक्ट में है। ठीक है। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम एक्सेलरेशन से आएंगे नीचे। अगर हम बात करें तो दोनों के दोनों आएंगे तो सेम एक्सेलरेशन से आएंगे, तो दोनों के दोनों सेम एक्सेलरेशन से नीचे आ रहे हैं, हमने ऐसा माना। ठीक है। आएंगे कि नहीं आएंगे सेम एक्सेलरेशन से, वो आगे पता चलेगा। अभी हम मान रहे हैं कि दोनों है भाई, है ना, दोनों जुड़े हुए हैं तो एक साथ ही नीचे आएंगे। हमने मान लिया ए एक्सेलरेशन से वो नीचे आएंगे। क्लियर है, यहां तक सेम क्लियर है भाई। तो इनका एफबीडी बनाओ, पहला काम यही है एफबीडी का। ठीक है। तो ये रहा एफबीडी m1 का। धरती माता ने लगाया m1g। ठीक है। इधर जो लगा वो लगा n1। ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये ऑब्जेक्ट किधर जाना चाह रहा है, नीचे, और ये वाला ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। किधर लगाएगा फ्रिक्शन फोर्स, हमारे पास इधर लगेगा F1। ठीक है। क्लियर है। और ये किधर जा रहा है, ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है। इसी प्रकार हमारे पास ये दूसरा ऑब्जेक्ट रहा, ये रहा भाई m2। तो धरती माता कितना फोर्स लगाएगी, m2g। ठीक है। तो नॉर्मल कितना लगेगा, n2। ठीक है। ये भी कितने एक्सेलरेशन से आ रहा है, ए से आ रहा है। अब देखो जरा, ये भी नीचे जाना चाह रहा है तो सरफेस इसको रोकेगी, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगाएगी, इधर लगाएगी, दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स। ये हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स है F2। क्लियर है। F1 और F2, ये लगा F1 और ये लगा F2, F1 और F2, F1 और F2। ठीक है, ये हमारे पास है। अब देखो जरा, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा बनाएगा, ये बनाता है, ये एंगल भी थीटा होगा। अब m1g के दो कंपोनेंट करो, एक कंपोनेंट ये बनेगा m1g साइन थीटा, एक कंपोनेंट ये बनेगा m1g कोस थीटा। इसी प्रकार इसके भी दो कंपोनेंट हो गए, m2g साइन थीटा, और एक कंपोनेंट ये बन गया m2g कोस थीटा, m2g कोस थीटा, ये हमारे पास आ गया। ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा भाई, चल रहे हैं और हमने एक ही फ्रिक्शन माना है, म्यू1 और म्यू2, हमने एक ही वैल्यू मानी है, यहां पर म्यू1 है, यहां पर म्यू2 है। तो F1 की वैल्यू क्या होगी बताओ भाई, यहां पर F1 की वैल्यू, ये हवा में उड़ सकता है क्या, नहीं, ये नीचे जा सकता है, नहीं, तो जितना n1 होगा, n1 किसके बराबर होगा, m1g cos थीटा, होगा कि नहीं होगा। तो फ्रिक्शन कितना होगा F1, म्यू1 इंटू में n1। अरे ये वैल्यू दे रखी है हमें म्यू, ये रही कोफिशिएंट म्यू कितना है, म्यू चल रहा है, तो भाई नॉर्मल फोर्स कितना होगा भाई, इस सरफेस के द्वारा जो नॉर्मल लगा है वो n1 है, तो n1 की वैल्यू कितनी आई है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हुआ यहां पर, म्यू1 हमें, n1 हमारे पास है, ये तो म्यू1 m1g कोस थीटा, ये आया। ठीक है। अब यहां पर लो, यहां पर यह हवा में उड़ सकता है क्या, नीचे जा सकता है, नहीं, जितना फोर्स ऊपर उतना ही नीचे, तो n2 की वैल्यू कितनी आई, m2g कोस थीटा। तो हमारे पास F2 की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी म्यू2 n2। तो F2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई, म्यू2 m2g कोस थीटा, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गया हमारे पास म्यू1 m1g कोस थीटा, म्यू2 m2g कोस थीटा। ये हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स आया F1 एंड F2।
अब ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। अब देखो एक और फोर्सेज है, वो है नॉर्मल। नॉर्मल जो लग रहे हैं वो हमने नहीं लगाए, तो ये हम लगाएंगे नॉर्मल। एक इधर है और एक इधर है। अब लिख देते हैं इक्वेशंस, इक्वेशन ऑफ मोशन। दो इक्वेशंस बनेंगे। एक बार इसको देखो जरा ध्यान से देखना भाई। इधर एम ये बड़ा है, इधर वाले फोर्स बड़ा है, इससे छोटे, तो इनमें से ये घटाऊंगा तो क्या लिखूंगा मैं, बताओ भाई। m1g साइन थीटा प्लस n, ठीक है, माइनस f1 इज इक्वल टू m1a, ठीक है, m1g साइन थीटा प्लस n माइनस म्यू1 m1g कोस थीटा इज इक्वल टू m1a। क्या आ गया हमारे पास, देखो ये रहा म्यू1 m1 g कोस थीटा म्यू2 m2 g कोस थीटा, ठीक है। ये f1 की वैल्यू मैंने रख दी, ठीक है, ये मैंने रख दी। क्लियर है, क्लियर है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, और जो ये इक्वेशन आई इसको हमने थर्ड बोला। अब इसी तरह इसको देखो, ये नीचे जा रहा है तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, m2g साइन थीटा, ठीक है, माइनस n माइनस f2 m2a, ठीक है। तो आया m2g साइन थीटा माइनस n माइनस म्यू2 m2g कोस थीटा इज इक्वल टू m2a। ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नाउ एडिंग, नाउ एडिंग, नाउ एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखो ऐड कर दो, हमारे पास देखो m1 से सॉरी नहीं कट पाएगा क्योंकि नॉर्मल है ना, तो m1g साइन थीटा प्लस n माइनस म्यू1 m1g कोस थीटा इज इक्वल टू m1a। तो हमारे पास है m2g साइन थीटा माइनस n माइनस म्यू2 m2g कोस थीटा इज इक्वल टू m2a, ये है। तो इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो नेगेटिव पॉजिटिव कट गया हमारे पास, इन दोनों को ऐड कर दिया तो g साइन थीटा कॉमन आया, यहां से आया m1 प्लस m2, ठीक है। और यहां से हमारे पास क्या है, देखो ध्यान से जरा, हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, माइनस जी कोस थीटा कॉमन आ रहा है, ठीक है, म्यू1 m1 प्लस म्यू2 m2। और ये हमारे पास यहां से कॉमन क्या आ रहा है भाई, ए कॉमन आ रहा है m1 प्लस m2, ये आ रहा है, ठीक है। क्लियर है हमारे पास, है ना। देखो जरा ऐड कर दिया मैंने, तो ये क्या आ जाएगा, जी साइन थीटा m1 प्लस m2 आ गया, यहां से जी कोस थीटा कॉमन आ गया, माइनस है, दोनों ऐड कर दिया सिंपल, तो ये आ गया। तो भाई ये कट जाएगा हमारे पास, ये से ये कट गया, तो हमारे पास ए एक्सेलरेशन कितना आया, अगर मैं बात करूं तो एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है हमारे पास जी साइन थीटा माइनस जी कोस थीटा म्यू1 m1 म्यू2 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, दैट इज द एक्सेलरेशन। लेकिन हमें निकालना क्या था, नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स हम कैसे निकालेंगे, यहां से बताओ भाई। इसके अंदर देखो ये नॉर्मल फोर्स, ठीक है, कोई सी भी इक्वेशन से निकाल लो, चाहे इससे निकाल लो चाहे उससे निकाल लो, बताओ किससे निकाले, इससे निकाल ले क्या, हम इससे निकाल लेते हैं, ठीक है। हमारे पास जो इक्वेशन फोर्थ है उससे हम नॉर्मल फोर्स निकाल लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। ये जो इक्वेशन आई 5, इसको अपन पांच नाम दे देते हैं। इक्वेशन 5 पुट इन इक्वेशन 4 के अंदर हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास आया m2g साइन थीटा माइनस n माइनस म्यू2 m2g कोस थीटा इज इक्वल टू m2g साइन थीटा, मल्टीप्लाई कर दिया, ये रहा माइनस m2g कोस थीटा म्यू1 m1 म्यू2 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। m2g साइन थीटा कट गया, n उठकर इधर आ गया, ये उठकर इधर आ गया, तो ये आया m2g कोस थीटा, ठीक है, म्यू1
m1 μ2 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया μ2 माइनस μ2 m2 g कोस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू n, ये आ गया। तो n है, तो n इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करो भाई इसको पूरी को, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आया m2g कोस थीटा μ1 m1, फिर आया m2g कोस थीटा μ2 m2, ठीक है, एलसीएम था ये रहा m1 m2, यहां से मल्टीप्लाई करो, माइनस μ2 m1 m2g कोस थीटा, फिर आया हमारे पास माइनस μ2 m2 m2g कोस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड इज इक्वल टू ये, और ये आ गया, हमने लिख दिया ना n के बराबर लिख दिया। पूरे के डिवाइड में क्या है हमारे पास, पूरे के डिवाइड में है n, पूरे के डिवाइडेड में क्या है n, ठीक है, कहीं गड़बड़ ना कर दियो, बस मैं यही देख रहा हूं, है ना, ठीक है, μ1 μ2g कोस थीटा μ1 m1 μ2g कोस थीटा, ये रहा, ठीक है। ध्यान से देखो अब जरा, हमारे पास कॉमन क्या क्या है, ठीक है, ये है μ2, ये है μ2, ये से ये कट गया भाई हमारे पास। नॉर्मल फोर्स यहाँ पर क्या था m1 प्लस m2, तो नॉर्मल फोर्स कितना आ जाएगा, यहाँ से कॉमन निकालो, कॉमन आ गया हमारे पास यहाँ से m1 m2 g कोस थीटा, कॉमन आया, बचा क्या μ1 m1 m2 g कोस थीटा, यहाँ पर देखो m1 m2 g कोस थीटा माइनस μ2, ये आया, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये रिजल्ट आया। अब इस रिजल्ट को एनालिसिस करेंगे और फिर वहां से निकलेगा जरूरी बात, ठीक है, छोटी मगर मोटी बात है, वो हमारे पास इस लाइन को एनालिसिस करने पर निकलेगा। तो अब क्यों ना हम इसको एनालिसिस करें। अब जरा देखिएगा भाई, केस बना के एनालिसिस करूंगा। ये हमारे पास इंक्लाइन प्लेन था, ये एंगल था थीटा, ये एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास m1 था, एक ये ऑब्जेक्ट था जिसका मास m2 था, यहां पर हमारे पास है μ1, यहां पर हमारे पास है μ2, ठीक है, ये हमारे पास है μ1 एंड μ2। नॉर्मल फोर्स हमारे पास क्या निकला, m1 m2 g कोस थीटा, m1 m2 g कोस थीटा, मल्टीप्लाई में ये है μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब यहां से हम एनालिसिस कर रहे हैं भाई, केस नंबर फर्स्ट, पहला केस लिया कि μ1 इज ग्रेटर देन μ2। अगर μ1 μ2 से बड़ा है, ये हमें जो कोफिशिएंट दे रखा है फ्रिक्शन फोर्स का, अगर μ1 इज ग्रेटर देन μ2, अगर μ1 μ2 से बड़ा है, तो हमारे पास नॉर्मल फोर्स क्या था भाई, नॉर्मल फोर्स ये था m1 m2 g कोस थीटा, ये आया μ1 माइनस μ2, ये आया डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यानी नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कैसी आई, पॉजिटिव। तो ये यहां पर हमारे पास कैसा आएगा, अगर ये बड़ा है तो ये पॉजिटिव आएगा। तो यानी अगर ये पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों के दोनों ब्लॉक साथ आएंगे सेम एक्सेलरेशन से। μ1 इज ग्रेटर देन, अगर μ1 बड़ा है और μ2 से, तो इस पर ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा है, ये धीरे चल रहा है, ये ज्यादा तेज चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये दोनों साथ आएंगे क्योंकि कांटेक्ट में रहेंगे, हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना रहेगा, तो ये दोनों साथ साथ आएंगे। क्योंकि नॉर्मल कैसा आया, पॉजिटिव, तो नॉर्मल पॉजिटिव आया, इसका मतलब बोथ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग with same acceleration, are moving with same acceleration, दोनों के दोनों सेम एक्सेलरेशन से आएंगे। अब लो केस नंबर सेकंड क्या है, मैंने कहा कि μ1 इज लेस देन μ2, तो नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स है हमारे पास m1 m2 g कोस थीटा, ठीक है, ये क्या आया था μ1 माइनस μ2, ये वैल्यू निकाली थी, m1 प्लस m2 ये निकाली थी। तो अगर μ2 बड़ा है μ1 से, तो ये नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। यानी जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो ये वैल्यू आई, ये कैसी आई, नेगेटिव। और जो नॉर्मल फोर्स जो नेगेटिव वैल्यू है वो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। नॉर्मल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता,
यानी नॉर्मल फोर्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर ये नेगेटिव नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ऑब्जेक्ट साथ साथ नहीं आएंगे, इनके बीच में जो कांटेक्ट है वो कांटेक्ट नहीं रहेगा। एक ये तेज चले गए, ये धीरे चले गए, दोनों साथ चले थे, सेपरेशन ऐसे हो जाएगा। दोनों साथ चले थे, देखो मेरे हाथ को ध्यान से समझ, मैं दोनों नीचे लेके जाऊंगा, एक तेज एक धीरे, सेपरेशन आ जाएगा, इन दोनों के बीच में गैप क्रिएट हो जाएगा। यानी यहां पर दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग एक्सेलरेशन से जाएंगे, यानी बोथ ऑब्जेक्ट्स या फिर बोथ ब्लॉक्स are moving with a different acceleration, are moving with a different acceleration, are moving with different acceleration। दोनों के दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से चलेंगे। नेगेटिव आया तो, क्योंकि नॉर्मल कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। नॉर्मल की वैल्यू या तो जीरो हो सकती है या फिर हमारे पास कैसी हो सकती है, पॉजिटिव। यानी कि नॉर्मल नेगेटिव आया तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, तो नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी, जीरो। यानी इन दोनों के बीच में कोई कॉन्टेक्ट रहेगा ही नहीं। अगर μ2 इज ग्रेटर देन μ1 है तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में किसी प्रकार का कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगा। तो ये साथ चले थे, इनमें ऐसे गैप आ जाएगा, ये कांटेक्ट में नहीं रहेगा, क्योंकि नॉर्मल नेगेटिव नहीं हो सकता भाई, कभी नहीं हो सकता नॉर्मल नेगेटिव। नॉर्मल क्या तो जीरो होता है या जीरो से बड़ा होता है। देखो दो कंसेप्ट समझा रहा हूं मैं आपको, आप क्वेश्चन देख के बता सकते हैं ये साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये इंक्लाइन प्लेन है भाई, ये एंगल है थीटा, ये एक ऑब्जेक्ट है m1 और ये एक ऑब्जेक्ट है m2, और आपको क्या दे रखा है, μ1 और μ2 दे रखा है भाई। आपको केवल μ1 और μ2 की वैल्यू देखनी है। अगर μ1 इज ग्रेटर देन μ2 तो बोथ ऑब्जेक्ट मूविंग विद सेम एक्सेलरेशन, बोथ ऑब्जेक्ट इज मूविंग with same acceleration से ही मूव करेंगे। ठीक है, अगर आपको कहते हैं μ1 इज लेस देन μ2 तो इसका मतलब क्या हुआ, n की वैल्यू क्या आएगी, जीरो, पहली बात। और बोथ ऑब्जेक्ट्स या फिर बोथ ब्लॉक, एक ही बात है, बोथ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग with different acceleration, are moving with different acceleration। ठीक है, और उनके बीच में नॉर्मल फोर्स कितना होगा, जीरो। ये दोनों के दोनों सेम एक्सेलरेशन से जाएंगे, और नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या ये भी निकाली थी वो, m1 m2 g cos थीटा। ठीक है, μ1 माइनस μ2 ये रहेगी, इतना नॉर्मल फोर्स लगेगा। नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा, इतना। ठीक है, अगर μ1 इज ग्रेटर देन 2 है, अगर μ1 इज लेस देन μ2 है तो नॉर्मल फोर्स कितना होगा, जीरो, और दोनों के दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से सेम से नहीं आएगी। ये है एनालिसिस करोगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, आज का सेशन देखो इसी क्वेश्चन के साथ एंड करेंगे। नेक्स्ट सेशन में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों के सामने होंगे, तो भाई कनेक्टेड रहिएगा। बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। तो भाई अगले सेशन में फ्रिक्शन फोर्स पर और भी न्यूमेरिकल करेंगे। 3 से 4 सेशन करने वाले हैं भाई, फ्रिक्शन फोर्स पे 3-4 सेशन और लेंगे, आराम से पढ़ेंगे, देखेंगे सारे केस। हम इस चैप्टर को ऐसे समेटेंगे कि इसमें कभी दिक्कत ना आए भाई, इसको हम ऐसे करेंगे कि इसमें कभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अरे यार, समझे कि नहीं समझे? ठीक है, उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में कुछ बेहतरीन सवालों के साथ, कुछ बेहतरीन जवाबों के साथ आपके सामने प्रेजेंट रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।